नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। स्नेहनगर लिंक रोड पर संचालित हो रही शराब दुकान को हटाए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनों ने कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचकर आवेदन दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग को लाडली लक्ष्मी पथ का नाम दिया गया है, लेकिन शराबियों के जमघट के कारण लाडली लक्ष्मियों का वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में परफेक्ट एनक्लेव लिंक रोड के बाशिंदों ने स्नेहनगर लिंक रोड लाडली लक्ष्मी पथ पर संचालित शराब दुकान के कारण लाडली लक्ष्मियों एवं महिलाओं को शराबियों की छीटाकशी झेलनी पड़ती है। स्थानीय जनता का कहना है कि लाडली लक्ष्मी पथ से लाडलियों का निकलना मुश्किल हो रहा है। जबलपुर में स्नेहनगर लिंक रोड को लाडली लक्ष्मी पथ घोषित किया है और वहीं से दुकान का संचालन हो रहा है, शराब की दुकान का। वहां पर लाडली लक्ष्मी तो दूर, आम जनता का निकलना दूभर है। अभद्रता, शराबखोरी, झगड़े, गाली गलौज वहां पर आम बात हो गई है। वहां के रहवासी, वहां के स्कूल की निकलने वाली कन्याएं, बच्चे सब त्रस्त हो चुके हैं। तो माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से इस अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस स्थान का परिवर्तन करें, दुकान के संचालन कहीं और से किया जाए। शराब की दुकान का आवंटन उस क्षेत्र में लाडली लक्ष्मी पथ में ना करे, यह हमारा सबका आह्वान है। वहीं विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने की शिकायत की है। हम सब व्यवसायिक प्रशिक्षक हैं आउटसोर्स द्वारा रमसा से, भोपाल से। हमारी 8 महीने से सैलरी नहीं हुई है। 8 महीने से मतलब हमारी सैलरी नहीं हुई है और हम हर स्तर पे जा चुके हैं, भोपाल स्तर पे। और ऐसे हमारे जैसे प्रशिक्षक 2500 लगभग हैं पूरे मध्य प्रदेश में और लगभग सभी प्रभावित हैं। तो ये कंपनियां जो हैं ये वेतन नहीं दे रही हैं और रमसा जो है, जो इसका अथॉरिटी है, वो एक्शन नहीं ले रहा है। और एक्शन के लिए हम जाएं कहाँ? हम हर लेवल पे जा चुके हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सीमांकन का आदेश होने के बाद भी सीमांकन नहीं करने की शिकायत ग्राम बारहा निवासी महिला ने की है। उनका आरोप है कि पटवारी सीमांकन के लिए पैसे मांग रहा है। मेरी समस्या ये है कि मेरा सीमांकन का आदेश हो चुका है ग्राम पंचायत बारहा का। पटवारी RI लोग सीमांकन नहीं कर रहे। ये लोग 30,000 पैसे की मांग कर रहे हैं कि पैसा दो जब हम तुम्हारा सीमांकन कर दें। पटवारी है अनिल बोरिया। धान खरीदी का भुगतान नहीं होने से परेशान किसान वीरेंद्र पटेल ने शिकायत दी है। तो मेरी धान तुलाई हुई थी दिसंबर में, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो मैं वहाँ से और अधिकारियों से बात कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है हो जाएगी। CM हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट डाला हूँ मैं, बस हो जाएगी यही बता पा रहे हैं सर। लेकिन मैं परेशान हूँ सर, 2 महीने करीब हो गए। जनसुनवाई में आई शिकायतों का निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अवैध निर्माणों की शिकायत करने वालों को नगर निगम की जनसुनवाई में भी राहत नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते आवेदकों की संख्या कम होती जा रही है। लोगों का जनता दरबार पर से भरोसा उठता जा रहा है। इस सप्ताह कुल 8 शिकायतें आई, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण से संबंधित रहीं। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 8 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। शीतलामाई क्षेत्र से आए एक बुजुर्ग ने बताया कि उनके घर के मेन गेट के पास पड़ोसी ने अवैध रूप से शौचालय बना लिया है, जिससे उनका जीना मुश्किल हो रहा है। अधिकारी शिकायत सुनने तैयार नहीं है। सेठी नगर गुप्तेश्वर से आई एक महिला ने बताया कि उनकी कंजरवेंसी पर पड़ोसी कब्जा करके मकान बना रहा है। नगर निगम भवन शाखा के अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। हमारे दरवाजे के सामने अवैध शौचालय बनाया है नजूल की भूमि में। 15 फुट नजूल की भूमि है और दरवाजे से एक हाथ छोड़ के उसने शौचालय बनाया है और पूरे किराएदार, उसके करीब 10-15 किराएदार हिसाब करने आते हैं। ऐसी बदबू आती, ऊपर हमारा खाने रसोई घर है। कई बार कोशिश करी, पिताजी जिंदा थे, उनने भी बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ। अभी हम लोग सहन करके चलते रहे। हमारा अभी क्या पूरा मैला बह के आउटलेट टूटा उसका पड़ा, गैस चैम्बर है ये नहीं, पूरा आउटलेट टूटे पड़े हैं और उसका पूरा मैला इकट्ठा हो रहा है, उसकी पूरी बदबू आ रही है। क्या चाहते अलग होना चाहिए? अलग होना चाहिए वहाँ से इसकी। मैं अपने ज़मीन के काम से आई हूँ और मेरे जो बाजू वाले हैं 10 फीट एरिया में मेरा कब्जा करके रखे हैं और घर बना रहे हैं, तो मैं उसके लिए आई हूँ नगर निगम। कहाँ से आया? गुप्तेश्वर से आई हूँ, सेठी नगर। क्या चाहते हैं? हाथीताल कॉलोनी से आई एक वृद्ध महिला ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि पाइपलाइन के ऊपर पड़ोसी ने कमरा बना लिया है, सुधार कार्य नहीं हो पा रहा है। ये मेरा जो एप्लीकेशन है पिछले साल का है। पिछले साल 22/8/22 का एप्लीकेशन है। इस बीच मैंने कई लोगों से संपर्क किया, आयुक्त से किया और यहाँ के अतिक्रमण विभाग से किया, जल विभाग से किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शिकायत यह है कि हमारी पाइपलाइन पीछे से आ रही है 2nd फ्लोर पे
और उस पर किसी ने खाली जगह पड़ी थी जो पाइपलाइन और नाली की, उस पर किसी ने अपना कमरा बना के मेरी पाइपलाइन को अपने कब्जे में ले लिया। अब उसमें थोड़ा लीकेज हो रहा, मुझे वो अंदर घुसने नहीं दे रहा, कमरे में बना के उसने दरवाजा लगा। ये है अपना हाथीताल कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड। सभी शिकायतों में शिकायतकर्ताओं ने इस बात का उल्लेख भी किया कि बार-बार शिकायत करने पर भी कार्यवाही नहीं हो रही। केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले बजट से जनता को बेहद उम्मीदें हैं। चुनावी वर्ष होने के कारण कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता की उम्मीदें पूरी भी हो सकती हैं। खास बात यह है कि अलग-अलग वर्ग के लोगों की उम्मीदें भी अलग-अलग हैं। अब देखना बाकी है कि सरकार अपने बजट में किस-किस का ध्यान रख पाती है। केंद्र सरकार का आम बजट 1 फरवरी को आने वाला है। चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार इस बजट के जरिए सबको साधने की कोशिश करेगी। समाज के अलग-अलग वर्गों को अपनी जरूरत के मुताबिक इस बजट से काफी उम्मीदें भी हैं। बीटीवी न्यूज की टीम ने जब शिक्षा, उद्योग, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट और व्यापार से जुड़े कुछ खास लोगों से बात की तो पता चला कि लोग इस बजट से बड़ी आस लगाए बैठे हैं। एक और जहां युवा चाहते हैं कि आने वाला बजट रोजगार मूलक होना चाहिए, तो वहीं शिक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान अधिक होना चाहिए ताकि युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो सके। आगामी 1 तारीख को जो बजट आने वाला है उसमें एक युवा होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि एक सर्वांगीण विकास, जिससे हम अवगत होते हैं कि एक सर्वांगीण विकास कैसे हम हर तरीके से हर तबके के युवाओं को और हर माध्यम से जो है उन्हें कैसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। और सबसे बड़ा आज की जो परेशानी है वो है रोज़गार, जिसके लिए अच्छे जो है कैंडिडेट्स वो घर पर ही बैठे रह जाते हैं, उन्हें मौका नहीं मिल पाता। तो एक समन्वय के साथ एक बिल्कुल सामान्य रूप से सबको एक साथ लेकर जो है रोज़गार का जो है अवसर देना चाहिए। युवा ही जो है जो राष्ट्र का नींव बनती है। तो मेरे हिसाब से बजट में हर जगह हर तबके में और हर माध्यम में हर क्षेत्र में भी युवाओं का योगदान पूर्ण रूप से लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान शिक्षा क्षेत्र को एलोकेटेड जो टोटल जीडीपी का हिस्सा दिया जाता है वो काफ़ी छोटा है, जिसको इनहेंस करने की, जिसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वाकई एनईपी को लेकर ना जो हमने बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, हम युवाओं को जिस तरीके का हम आश्वासन दे रहे हैं एनईपी को लेके, अगर उसको सही मायनों में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो सफिशिएंट अमाउंट रिसोर्सेज के हमारे पास होने चाहिए। तो वोकेशनल ट्रेनिंग और इनसे जुड़े हुए आयामों पर हमको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम आम आदमी की बात करें, अगर बजट को लेके कभी हम पूछे कि उनकी आशाएं क्या है, तो उनका यही कहना होता है कि हमारी आय के अंदर हमारी जो ज़रूरतें हैं, कम से कम बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी हो सके। और इसलिए जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं इनके प्राइस को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि आम जनता वाकई अपनी झोली में कुछ महसूस कर सके कि ये बजट उसके लिए कुछ लेकर आया। वहीं कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि जब तक बजट में रिसर्च और डेवलपमेंट को प्राइमरी एजेंडे के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा, देश में तरक्की संभव नहीं है। वहीं कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए अधिक राशि का प्रावधान चाहते हैं, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर फोकस चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बजट जो है वो पूरे देश का है, तो वो एक इंक्लूसिव बजट होना सबसे प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है कि बजट को एक इंक्लूसिव बजट होना बहुत ज़रूरी है। सभी सेक्टर्स को और सभी सोसाइटी के स्ट्रीम्स को अगर उसने इंक्लूड नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसने अपना पर्पस जो है वो पूरा नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्राइमरी एजेंडा नहीं बनाएंगे, हम विकासशील से विकसित देश का ये जो सफ़र है इसे हम तय करते ही रह जाएंगे। तो दूसरा मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो बजट एलोकेशन है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। और तीसरा, ऐसा बजट लाएं जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को एक इंसेंटिव मिले। तो मुझे लगता है ये तीसरा वो मुद्दा होगा जो कि हमारे बजट को एक हमारे पूरे देश के सभी वासियों के लिए एक अच्छा बजट बनाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 3 प्रमुख बिंदु हैं जो मैं बजट में देखना चाहती हूँ आगे। विशेष रूप से अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ग्रॉस एनरोलमेंट जो है सबसे ज़्यादा दिया गया है, करीब 50% दिया गया है। इस ग्रॉस एनरोलमेंट को अधिक मात्रा में करने के लिए सबसे पहले अलग अलग महाविद्यालय की आवश्यकता है और उसके बाद टीचर भी अभी जो वर्तमान में जो कार्यरत है उससे भी 50% अधिक मात्रा में टीचरों की भी आवश्यकता पड़ती है। और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त रूप में नहीं है, सुविधाएं पर्याप्त रूप में नहीं है, वो भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे।
मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आया है। उसमें स्किल की बात, अलग अलग बातों को प्रावधान रखा है। जितना भी प्रावधान है उसको कार्य रूप में तुरंत परिवर्तन करने के लिए सबसे ज़्यादा बजट की जो प्रोविज़न जो है हायर एजुकेशन के लिए देने की आवश्यकता है। तभी सरकार की जो भी मंशा है या उनके उद्देश्य है वो कार्य रूप में परिवर्तन हो सकता है। मिडिल क्लास जो इनकम की जो लोग हैं वो केवल टैक्स देते रहते हैं, परंतु जितना भी उपलब्धियाँ या जितना भी जो अनुदान या उतना भी मदद जो सरकार से चाहिए वो बजट के रूप में या अन्य किसी के रूप में आते नहीं है। इसलिए जो इनकम टैक्स की लिमिट है उसको ज़्यादा करने की मैं अपील करूँगा। वहीं व्यापारी, उद्योगपति और ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ की बड़ी उम्मीद इस बजट से है, ताकि बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत मिले। हमने काफ़ी चीज़ें इस बजट के आने के पहले लिखित तौर पे हमारी नेशनल टीम ने सीतारमन जी को भेज चुके हैं, जिस पे जीएसटी को लेके है जो कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर सुधार होना चाहिएगा। व्यापार को लेके जो खुदरा व्यापार का है उसमें एक आयोग बनना चाहिए जिसमें व्यापारियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। छोटे व्यापारियों को लेके क्रेडिट की लिमिट्स बननी चाहिए, कम से कम इंटरेस्ट पे उन लोगों का व्यापार होना चाहिए। जो बंद इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग जो बंद हैं, उन उद्योगपतियों से चर्चा होनी चाहिए कि उनके उद्योग क्यों बंद हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। सरकार ने कई बार कहा कि एकल खिड़की योजना होना चाहिए जो आज तक नहीं हो पाई है। कोई भी उद्योग डालता है उसे कम से कम 15 से 20 जगह से एनओसी लेनी पड़ती हैं, कई ऑफिसेज जाना पड़ता है। ये प्रणाली बहुत ज़रूरी है लाना, कम से कम समय पे आदमी अपना उद्योग डाल सके। मेन मार्केट जो है खुदरा व्यापारी का वो बहुत मध्य के दौर से गुजर रहा है, उस पर सरकार को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। हम व्यापारियों वर्ग को बहुत उम्मीद है इस नए बजट से, मैं यही कहना चाहूँगा। 67 से 70% टैक्सेस डीजल पेट्रोल पर ट्रांसपोर्टर्स से लिया जा रहा है। उसको भी अगर जीएसटी के दायरे में लिया जाए, चाहे 28% पे लिया है, तो लगभग 30 से 35 रुपये डीजल सस्ता हो जाएगा। और ये जो मार आज ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ रही है, बहुत सारे लोग इस काम धंधे को छोड़कर भाग रहे हैं। अगर ये डीजल सस्ता हो जाए तो कहीं ना कहीं ये राहत मिलेगी, और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं बहुत सालों से, शायद इस बार पूरी हो जाए, ये उम्मीद लगाए बैठे। दूसरी एक बात और है, टोल नीति जो है सरकार की, ठीक है सड़कें तो बहुत ठीक हो गई, लेकिन जो टोल है बहुत भारी भरकम है। और ये भी जो सड़कों पे चलने वाले लोग हो, चाहे कमर्शियल वाहन हो चाहे प्राइवेट हो, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और तीसरा, ट्रांसपोर्टर्स एक उम्मीद और सरकार से कर रहे हैं, जो स्क्रैप नीति बनाई है उन्होंने, टाइम लिमिट है स्क्रैप करने की ट्रक की या बसेस की, इसको 20 साल करना चाहिए। उससे क्या है, रीसेल वैल्यू भी ट्रकों की, बसों की कम हो रही है, जिसके कारण लोग इस काम धंधों को छोड़कर भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वाली जो मोदी जी की सरकार है, ये इन विषयों पर जरूर विचार करना चाहिए और ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी कोई अच्छी नीतियाँ बनाए। देखिए, मैं तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो किसी भी कंट्री का रीढ़ की हड्डी होती है। जितना राजस्व रियल एस्टेट से मिलेगा उतना राजस्व कम जगह से मिलता है, और जितना रोजगार रियल एस्टेट से मिलता है उतना रोजगार किसी दूसरी इंडस्ट्री में नहीं मिलता, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लेबर से लेके इंजीनियर और एमडी तक होते हैं। इसमें एक स्क्रू से लेके स्टील तक की फैक्ट्री चलती है। तो मेरा ये कहना है कि रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, और जो मकान बनाते हैं मकानों का लोन और भी सस्ता करना चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से, अपेक्षा है कि रजिस्ट्री चार्जेस पूरे हिंदुस्तान में एक होंगे। जब सारे टैक्स एक हो सकते हैं तो रजिस्ट्री चार्जेस क्यों नहीं। बहरहाल देखना बाकी है कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट किस किस तबके की उम्मीदों पर खरा उतरता है। खासकर युवाओं और किसानों को आने वाले बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। कैंट विधानसभा के बूथ नंबर 142 से 500 मतदाताओं के नाम एक साथ हटाए जाने के विरोध में छावनी परिषद के पूर्व कांग्रेसी पार्षदों ने कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपकर इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। कैंट विधानसभा 99 के तहत बूथ नंबर 142 के 500 मतदाताओं का नाम हटाने का मामला गरमा गया है। इसे लेकर छावनी परिषद के पूर्व कांग्रेस पार्षदों के दल ने कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपकर मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
पूर्व की वोटर लिस्ट और अभी 2023 जो जनवरी में नई प्रकाशित हुई है वोटर लिस्ट, जिसमें 142 नंबर बूथ जो कभी कांग्रेस नहीं आ रही है, वहाँ लगभग 1000 मतदाता थे, जिसमें 500 मतदाताओं के नाम कर दिए गए हों। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि 20 साल पुराने हमारे कैंट बोर्ड के पार्षद लियो अलैसी जी सामने हैं, इनका नाम काट दिया गया। जो भी वहाँ पे कांग्रेस समर्पित लोग हैं, चुन चुन के नाम काट दिए गए, जिसकी आज शांतिपूर्ण ढंग से शिकायत की गई है। और 1 माह के अंदर अगर ये पूरे विधानसभा की वोटर लिस्ट नहीं जांच करते हैं और नई प्रकाशित नहीं करते हैं सही वोटर लिस्ट, तो कैंट कांग्रेस रोड पे भी आएगी और निर्वाचन अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की जाएगी। दिल्ली में हर व्यक्ति को मत का अधिकार दिलाने का संकल्प लिया है हमने। कैंट विधानसभा से संबंधित मतदाता सूची की प्रविष्टियों के बारे में उनके द्वारा ज्ञापन दिया है, इसको जांच करवाई यथास्थान पहुंचा दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन भी रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बालक एवं बालिका वर्ग के खो खो मैच आयोजित हुए, जिसमें बालक वर्ग में दिल्ली एवं महाराष्ट्र की टीमों ने जीत हासिल की, तो वहीं बालिका वर्ग में उड़ीसा एवं महाराष्ट्र की टीमों ने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत मंगलवार को बालक वर्ग में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की टीमों के साथ ही दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बीच खो खो मैच खेला गया, जिसमें महाराष्ट्र एवं दिल्ली की टीमों ने विरोधी टीमों को परास्त कर स्पर्धा के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं बालिका वर्ग में उड़ीसा ने पश्चिम बंगाल को पराजित किया एवं महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को हराकर जीत हासिल की है। दिल्ली वर्सेस छत्तीसगढ़ बॉयज सेक्शन में और महाराष्ट्र वर्सेस मध्य प्रदेश बॉयज सेक्शन में। उसके बाद महाराष्ट्र वर्सेस मध्य प्रदेश जो है लड़कियों में होगा और उड़ीसा वर्सेस वेस्ट बंगाल। खेल के हिसाब से भी जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं खेल के लिए वो भी बहुत अच्छी हैं, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे जो हैं खेल का भी आनंद ले रहे हैं और बाकी जो महाकुंभ हो रहा है इसका भी है। वहीं मैच देखने आए दर्शकों में भी खासा उत्साह नजर आया। हम सारे गेम्स देखने आएंगे, चाहे वो आर्चरी हो, चाहे फेंसिंग हो, खो खो हो, इससे देश का विकास हो रहा है और यही आगे जाके खिलाड़ी सारे देश का नाम रोशन करेंगे। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जबलपुर में होना चालू हुई हैं, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है हमारी सिटी का और खिलाड़ियों का जो उत्साह है वो भी बढ़ना चाहिए ताकि देश में और अच्छे अच्छे प्लेयर्स आगे आए और देश का विकास हो। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जबलपुर से भी लोग खेल रहे हैं और इससे पूरे देश से लोग खेल रहे हैं और हमको बहुत उत्साह मिल रहा है और हमको भी बहुत मन कर रहा है कि हम भी खेलें। मदन महल शारदा मंदिर क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ घूमने आई कटनी निवासी छात्रा के साथ दो बदमाशों ने चाकू अड़ाकर मोबाइल एवं नगद 700 रुपए लूट लिए। घटना के बाद हरकत में आई गढ़ा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मदन महल शारदा मंदिर पहाड़ी क्षेत्र में घूमने आई कटनी निवासी बीटेक की छात्रा को चाकू अड़ाकर लूटने की घटना सामने आई है। गढ़ा पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपनी सहेली एवं दोस्तों के साथ मदन महल आई और घूमने के बाद जब अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ी पर बैठी थी तभी दो बदमाशों ने उन्हें घेर लिया एवं मारपीट करते हुए चाकू अड़ाकर मोबाइल और नकदी लूट ली। दो लोग गए और चाकू दिखा करके उनका मोबाइल लूट लिया और उसमें रखे हुए पैसे लूट कर भाग गए थे। पुराने चिन्हित अपराधी दो पता चले जिनकी तलाश की गई और उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल और लूटे गए 750 में से 600 रुपये जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो दोनों युवती कहाँ की निवासी है? दोनों लड़की बाकल जिला कटनी की रहने वाली, थाना बाकल जिला कटनी।
अच्छा, जो आरोपी हैं इनका पूरा बैकग्राउंड क्या है? इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, पुराने भी इनके लूट और चोरी के अपराध इनके विरुद्ध पंजीबद्ध हैं। इनके विरुद्ध धारा 392 लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों मंडवा निवासी संतोष बर्मन एवं नन्हे बर्मन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही मौसम ने करवट बदल ली है। आसमान में बादलों की लुकाछिपी के बीच सर्द हवाएं अपनी आमद दे रही हैं। हालांकि तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, लेकिन बादल छटने के बाद तापमान में कमी आने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद मौसम के मिजाज भी बदल गए हैं। बीती शाम चली तेज हवाओं एवं हल्की बूंदाबांदी के बाद मंगलवार को सुबह से ही बादलों की आंख मिचौली का खेल चल रहा है और सर्द हवाएं भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। फिलहाल न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं 24 घंटे में 0.12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं सुबह और शाम, और कई कई इलाकों में बारिश भी हुई थी। कल मैं लौट रहा था कटनी साइड से, तो वहाँ पे बारिश भी हुई थी। अपने यहाँ जबलपुर में कई जगह नहीं हुई थी और कई जगह हुई है बारिश। कल शाम को ठंडी हवाएं चली हैंगी, कुछ जगह बारिश हुई हैगी। अभी मौसम अच्छा हैगा, थोड़ी धूप निकली हैगी, लगता है कुछ जगह बारिश होएगी और ठंड भी बढ़ेगी। दिन में गर्मी लगने लगती है, शाम को ठंडी हवाएं चल रही हैं, सुबह भी चल रही हैं ठंडी हवाएं। अब कुछ बीच में बारिश भी हो रही है। ऊपर वाला जाने क्या इच्छा है ऊपर वाले की। और मुझे तो लग रहा है कि अब गर्मी जल्दी ही आ जाएगी, क्योंकि बहुत दिन बचे नहीं हैं। पहले के वर्षों में होली तक ठंड रहा करती थी, और अब पता नहीं क्या संतुलन बिगड़ा हुआ है कि कभी थोड़ा सा बीच में दोपहर में गर्मी, शाम को हवा ठंडी, सुबह ठंडी हवा।